नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे। साथियों, पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नवोदय क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमने प्रारंभ में ही बताया था, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग समय के साथ कई विषयों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम एक नई सब्जेक्ट को लेकर आए हैं, भारत की राजव्यवस्था। भारत की राजव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। साथियों, जब हम जनरल नॉलेज पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है जनरल नॉलेज। क्योंकि यह इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा समुद्र है कि हम लोग बाल्टी भर ही पढ़ पाते हैं और नंबर जो होते हैं वो हमारे मग भरे चुल्लू भर आते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं जनरल नॉलेज के, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, हम लोग बहुत ही मामूली ढंग से या फिर नॉर्मल ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आज के समय में हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो उसको गहराई से पढ़ें। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो अब जीडी का ही एग्जाम क्यों ना हो, यूपी पुलिस का एग्जाम क्यों ना हो, या फिर किसी लेखपाल राज बीडीओ का कोई भी एग्जाम हो, आपको अब हर एक सब्जेक्ट में आपको गहराई से पूछता है। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको एग्जामिनर गहराई से पूछने की कोशिश कर रहा है आज के समय में। प्रॉब्लम क्या होती है आपका, इसी वजह से कभी कोई एग्जाम 2 नंबर से रुकता है, कभी कोई एग्जाम 3 नंबर से, और कभी कभी तो एग्जाम 0.5, 0.2, मतलब इतने मार्क्स से भी एग्जाम रुक जाता है। उसका प्रॉब्लम यही होती है कि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। मान लीजिए आपने पढ़ा कि लोकसभा, राज्यसभा की कोई भी चीज है, ये क्या होता है, इसका संयुक्त बैठक क्या होती है, तो आप जब पढ़ते हैं तो यही पता नहीं है कि लोकसभा है, होती क्या है कहाँ लोकसभा, राज्यसभा क्या होती है ना, संयुक्त बैठक क्या होती है, क्यों कराई जाती है। जब तक आप किसी भी टॉपिक को गहराई से नहीं पढ़ेंगे, आज के समय में, ये 2023 है, तो 2023 के समय में एग्जामिनर आपसे हर चीज पूछना चाहता है। होता क्या था, आज से जो हमारे पापा लोगों की उम्र, मतलब आज से जो 60 साल की उम्र के लोग हैं, उस समय 10th क्लास पास करना बहुत बड़ी बात होती थी। तो उस समय एग्जामिनर वही चीज पूछता था जो 10th लेवल के व्यक्ति है। आज से जो 40 साल की उम्र के व्यक्ति हैं, उस समय वही चीजें पूछते हैं जो बीए कर लिए, समझ लो बहुत बड़ी बात कर लिए। आज 2023 के समय में बीए करना, यहां तक कि पीएचडी करना भी एक काफी बड़ी बात नहीं रह गई है। पहले आपके पूरे शहर में 1-2 पीएचडी करते थे, आज आपके घर में 1-2 पीएचडी करने वाले हैं, है ना। तो समय बदल रहा है, इसी हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ने का भी तरीका बदल रहा है। एग्जामिनर अपने हिसाब से पूछ रहा है। तो आगे से आप ध्यान रखें, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो बड़ी ही गहराई से पढ़े। तो आज हम एक नई सब्जेक्ट लेकर आए हैं, भारत की राजव्यवस्था। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़िए, थोड़ा सा गहराई से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की राजव्यवस्था के अंदर देखो, भारत की राजव्यवस्था के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं भारत का संविधान। तो संविधान, कई बार रोज आप सुनते हैं संविधान, हमारा जो देश है वो संविधान पे चलता है। अगर हमारे देश की जनसंख्या या कोई भी चीज मान लो, समझिए यहां पर टॉपिक हिसाब से समझिए। हम मान लीजिए गाड़ी है, ठीक, मान लीजिए गाड़ी है, और गाड़ी को चलने के लिए धक्का भी लगा सकते हैं, गाड़ी को चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो पेट्रोल होता है, जो कि इसको चलाता है, स्वचालित रूप से चलाता है, तो यही है संविधान। मतलब किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट करता है वो है संविधान। तो सबसे पहले हम समझते हैं संविधान होता क्या है। देखिए, आपने कई बार संविधान की परिभाषा देखी होंगी, है ना। उन पर कोई भी परिभाषा गलत नहीं होती है, बस आप समझते किस परिभाषा से अच्छे हैं ये देखा जाता है। तो देखिए, समझिए संविधान, सबसे पहले तो शब्दों को सही समझ लीजिए। सम प्लस विधान, सम प्लस विधान। देखिए, सम प्लस विधान, सम मतलब सभी के लिए, विधान मतलब नियम, कानून या फिर कोई भी व्यवस्था। तो शब्दों से समझ लीजिए, ऐसा विधान, ऐसी व्यवस्था या फिर ऐसा नियम कानून जो सभी के लिए बराबर हो, सभी के लिए समान हो, उसी को कहते हैं हम संविधान। तो ऐसा विधान, ऐसा नियम, ऐसी व्यवस्था, ऐसा कानून जो कि सभी व्यक्तियों के लिए बराबर हो। अब इसकी परिभाषा को और ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है। वैधानिक दस्तावेज, वैधानिक मतलब होता है कानूनी, लीगली। दस्तावेज मतलब होता है ऐसा कोई किताब, पुस्तक या फिर अभिलेख, है ना। तो संविधान एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जो कि देश को, अब आप सब्जेक्ट, नए शब्द आ गया देश,
समझिए देश क्या होता है ना। एक देश को समझ लीजिए, देखिए किसी भी देश को बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। किसी भी देश राज्य को बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला, आपका वहां पर क्षेत्रफल होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। ऐसा है नहीं है कि जो देश है वो कहीं हवा में हो, देश है कहीं वो पानी में हो, नहीं हो सकता है ना। तो देश का मतलब होता है हमें एक क्षेत्रफल चाहिए, है ना, एरिया चाहिए। जब एरिया होगा तो वहां क्या रहेगी, जनसंख्या रहेगी। जब एरिया होगा तो वहां पर क्या रहेगी, जनसंख्या रहेगी, है ना। तो जनसंख्या रहेगी तो उस जनसंख्या को काबू करने के लिए, जनसंख्या को सुचालित रूप से व्यवस्थित करने के लिए एक सरकार, कानून चाहिए। तो क्या होगी, सरकार चाहिए। आज से कई सालों पहले सरकार की जगह राजा होते थे, महाराजा होते। कई देशों में आज भी तानाशाह है ना। कई देशों में आज सरकार है। सरकार भी कई प्रकार की होती, वो भी हम बाद में देखेंगे। और इस सरकार को सब अच्छी तरह चलाने के लिए क्या होती है, संप्रभुता। संप्रभुता मतलब क्या होती है कि ऐसी सरकार जो कि सभी प्रकार के डिसीजन, निर्णय खुद ले। ऐसा ना हो कि जैसे भारत में सरकार बन गई थी, आज से 1946 में सरकार बन चुकी थी, लेकिन उस सरकार को चलाने के लिए या वो सरकार कैसे चले उसके लिए इंग्लैंड से आदेश आते थे, ब्रिटेन से आदेश आते थे। ये क्यों, क्योंकि भारत के पास क्षेत्रफल तो था, जनसंख्या थी, सरकार थी, मगर संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता का मतलब होता है कि सभी फैसले हम लेंगे या फिर दूसरा लेगा। संप्रभुता मतलब हम सभी फैसले लेंगे, किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। तो ये होता है देश। ठीक, देश की परिभाषा नंबर। अब देखिए, जो कि देश को संचालित करता है और सरकार के विभिन्न अंग की रूपरेखा। सरकार के विभिन्न अंग, जैसे हम यहां खड़े हैं तो हमारे कान है, आंख है, नाक है ना। हर चीज से मिलकर के हम बने हैं, क्योंकि ये हमारे अंग हैं। इसी प्रकार सरकार जो होती है, सरकार के भी अंग होते हैं, जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। इन्हीं अंगों से सरकार चलती है। तो सरकार के विभिन्न अंग की रूपरेखा तथा कार्यों को निर्धारण, कौन क्या करेगा, व्यवस्थापिका क्या पर करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी और कार्यपालिका क्या करेगी। तो जैसे व्यवस्थापिका क्या होती है, नियम कानून, क्या चलेगा देश में, क्या नहीं चलेगा, क्या रहेगा, है ना, ये सब डिसाइड करती है व्यवस्थापिका। कार्यपालिका उसको काम करवाती है, ग्राउंड पर करती है ना। और न्यायपालिका, अगर इसमें कोई मतभेद होता है, किसी भी प्रकार का मतभेद होता है, तो न्यायपालिका उसको देखता है। तो कार्यों का निर्धारण करने एवं नागरिकों के हितों की रक्षा। देखिए, हमारे देश में 1,35,00,000,000 जनसंख्या को पूर्णतः से ध्यान रखता है हमारा संविधान। तो नागरिकों के हितों की रक्षा, तो जितने भी देश के नागरिक हैं, हर एक वर्ग के नागरिकों को ध्यान में रखा जाता है संविधान द्वारा। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी संप्रदाय या फिर धर्म, किसी भी वंश का हो, सभी लोगों को एक नजर से देखता है हमारा संविधान। तो नागरिकों के हितों की रक्षा, संरक्षण करने के नियमों को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का अंत है ना, तो अनुच्छेद नंबर 17 के द्वारा अगर किसी के साथ छुआछूत जैसी कृत्य किया है, तो उसके लिए नियम है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आपको नियम दर्शाया गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है। तो संरक्षण करने के लिए नियमों को दर्शाता है। वह समय समय पर उसमें बदलाव करता है। ये भी बहुत जरूरी समझना, समय समय पर बदलाव करता है। मतलब संविधान समय के साथ साथ जरूरत पड़ने पर परिवर्तन करता है अपने आप को। मतलब संविधान में संशोधन होता है। तो यहां से एक नया क्वेश्चन हो सकता है कि संविधान में संशोधन होता किस अनुच्छेद द्वारा, 368 की बाद में अभी हम देखेंगे। तो यहां आपने अभी संविधान की कई परिभाषाएं देखी होंगी, इस परिभाषाओं को समझ लीजिए। और भी आपको इससे बेहतर परिभाषा मिल जाएंगी, लेकिन किसी भी परिभाषा को आप पढ़िए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। आपने पढ़ा होगा संविधान के प्रकार। देखिए, आपसे अगर कोई कहे किस देश का संविधान लिखित है, किस देश का संविधान अलिखित है, या फिर किस देश का संविधान मौखिक है, तो याद रखिए किसी भी देश का संविधान आप मौखिक मत ही बोलिए, है ना, उसको आप बोलिए अलिखित संविधान है। जैसे इंग्लैंड, ब्रिटेन का संविधान कैसे है, मौखिक ना बोलकर उसको बोलिए ब्रिटेन का संविधान एक मौखिक ना होकर के अलिखित संविधान है। अलिखित क्यों बोलते, इसलिए क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें लिखित नहीं है, कम से कम चीजें
लिखित हैं और ज्यादा से ज्यादा चीजें अलिखित हैं। इसी प्रकार भारत का संविधान में ज्यादातर चीजें लिखित हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अलिखित हैं, फिर भी संविधान में ना होने के बावजूद भी वो हमारे देश में चलती हैं। चलिए तो हम देखते हैं संविधान के प्रकार। देखिए ये कोई टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। हो सके क्वेश्चन इसी से आ जाए, छोटे से क्वेश्चन आ जाए कि जो संविधान होता है वो सिद्धांतों पर डिपेंड होता है, लिखित या अलिखित या मौखिक या कोई भी नहीं, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आज के समय में। एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो किसी भी चीज को छोड़िए मत और ध्यान से पढ़िए। ऐसा भी नहीं है कि ऊपर ऊपर पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट को आपके पास भरपूर समय है ना। तो भरपूर समय का उपयोग आप पढ़ाई पे करिए। देखिए पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण, लिखित संविधान किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के लिए बुनियादी नियम सिद्धांत होता है। किसी भी देश को संचालित करने के लिए यह उसकी राज प्रणाली के लिए बुनियादी नियम सिद्धांत होता है, बुनियादी नियम सिद्धांत होता है। इसी प्रकार अलिखित संविधान देखें तो अलिखित संविधान में बुनियादी नियम सिद्धांत को ही एक दस्तावेज में ना रख करके समय समय पर जरूरत पड़ने पर उसको उपयोग में लाया जाता है। यहां पर बुनियादी चीज को मान लिया जाता है, जो भी नियम सिद्धांत है उसको बुनियादी माना जाता है। अलिखित संविधान में समय के साथ परिवर्तन कर लिया जाता है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखिए, लिखित संविधान में सभी संवैधानिक कानून एक किताब के पन्नों की रूप में होता है। अगर हम संविधान है तो हम ये मानेंगे कि कोई लिखित कागजी वाली चीज है, उसमें पन्ने हैं, बाकायदा उसमें एक किताब है, हर चीज लिखी हुई है। तो कानून एक किताब के पन्नों के रूप में होता है। लेकिन अलिखित संविधान की हो जाएंगे तो अलिखित संविधान में क्या होता है कि यहां पर अलिखित संविधान में सभी कानून पन्नों के रूप में नहीं होता है, बल्कि हर एक नए कानून को जोड़ने के लिए एक नया पन्ना जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए हमें कोई चीज की जरूरत पड़ी तो उस जरूरत के अनुसार हमने उस चीज को जोड़ लिया, ये अलिखित संविधान में है, ब्रिटेन में है। लेकिन हमारे देश में क्या है, जहां पर लिखित संविधान है वहां पर सभी चीजों को पहले से ही जोड़ रखा है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा। इंग्लैंड में क्या है, होगा तो देखा जाएगा। भारत में क्या है, होगा तो देखा नहीं जाएगा, होगा तो पहले से ही लिखित है ना। तो ये है लिखित और अलिखित संविधान की छोटी सी विशेषता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखित संविधान में बनने वाले सभी कानून संविधान को आधार मानकर ही बनाए जाते हैं। संविधान को बेस बना मानकर ही नई चीजों को या फिर किसी भी चीज को जोड़ा या घटाया जाता है। तो संविधान को आधार मानकर ही नई चीजों को जोड़ा और घटाया जाता है। इसी प्रकार अलिखित संविधान में बेसिक आधार चीज को ना जोड़ करके परिस्थितियों को ध्यान में रख करके ही बना दिया जाता है कि परिस्थितियां आज क्या कहती हैं, उसी के हिसाब से हम लोग संविधान को परिवर्तित कर देते हैं या किसी चीज को कम कर देते हैं, किसी चीज को बढ़ा देते हैं। लेकिन लिखित संविधान में क्या है, ऐसा नहीं है। लिखित संविधान में संविधान को आधार मानकर ही नई चीजों को घटाया या फिर जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं, लिखित संविधान में मूल सिद्धांतों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। मान लीजिए आपका कोई नया कानून आया है, उस नए कानून से हमारे संविधान में मूल सिद्धांतों का हनन हो रहा है तो वो नया कानून नहीं जुड़ेगा। कहने का मतलब है अगर नए कानून के जुड़ने से संविधान के मूल सिद्धांतों का हनन होता है तो वो नया संविधान अपने आप खारिज हो जाएगा, नया संशोधन अपने आप खारिज हो जाएगा। इसी प्रकार अलिखित संविधान में मूल सिद्धांत है ही नहीं कुछ, तो फिर खारिज होने वाली बात ही नहीं होती है। जो चीज जिस चीज को जोड़ना है तो आप जोड़ते जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखित संविधान में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। याद रखिए लिखित संविधान में सबसे ऊपर संविधान होता है। जैसे भारत एक लिखित संविधान है, भारत में लिखित संविधान है, तो भारत में सबसे बड़ी चीज, सबसे ऊपर चीज क्या है, संविधान। इसके बाद सब चीज आती है, चाहे वो लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, राज्यसभा हो, कोई भी प्रधानमंत्री A to Z सबसे ऊपर भारत में है क्या है, संविधान। इसी प्रकार देखें तो अलिखित संविधान में सबसे ऊपर संविधान न होकर के संसद होती है। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि इंग्लैंड की या फिर ब्रिटेन की संसद इतनी मजबूत है, इतनी ज्यादा मजबूत है कि इसके लिए कहा जाता है कि एक ब्रिटेन की संसद के पास इतना पावर है कि पुरुष को महिला और महिला को पुरुष ना बनाने के अलावा सभी काम ब्रिटेन की संसद ब्रिटेन के अंदर कर सकती है। दोबारा सुन लीजिए,
ब्रिटेन की संसद के पास इतना पावर है कि महिला को पुरुष और पुरुष को महिला ना बनाने के अलावा सभी काम ब्रिटेन के अंदर जो हो सकते हैं वो कर सकती है। इतनी ज्यादा मजबूत है ब्रिटेन की संसद। देखिए लिखित संविधान, अलिखित संविधान के उदाहरण भी अभी हम देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लिखित संविधान में न्याय तंत्र मजबूत और स्वतंत्र होता है। लिखित संविधान है तो आपका न्याय तंत्र बहुत ही मजबूत होता है और स्वतंत्र होता है, क्योंकि सभी चीजें लिखी हुई हैं। आपने अगर कोई चोरी की, आपने कोई भी कृत्य किया है, कोई भी गलत अपराध किया है, तो वो सभी सजाएं आपके लिखित है। लेकिन अलिखित संविधान में क्या होता है कि अगर संविधान लिखित नहीं है तो वहां क्या होगा। देखिए अलिखित संविधान में न्याय तंत्र स्वतंत्र और मजबूत नहीं होता, बल्कि काफी कमजोर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखित संविधान एक संविधान सभा द्वारा निश्चित तारीख को प्रकाशित किया जाता है। जैसे भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, और भारत का पूर्णतः संविधान जो लागू हुआ था पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन ब्रिटेन का संसद जो संविधान है वो है किसी भी प्रकार द्वारा प्रकाशित नहीं हुआ है, क्योंकि वो समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। इसलिए अलिखित संविधान संसद द्वारा समय समय पर विकसित करके नए कानून को जोड़े जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लिखित संविधान जो होता है वो कठोर और लचीला दोनों विशेषताओं के साथ बनता है। जैसे भारत का जो संविधान है वो बहुत ही कठोर और बहुत ही लचीला का एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है। और अगर हम कठोर संविधान देखें तो अमेरिका का संविधान बहुत ही कठोर है, बहुत ही मजबूत संविधान है। इसी प्रकार भारत का संविधान एक कठोर और लचीले का दोनों मिश्रण है। दूसरी तरफ जाएं तो अलिखित संविधान बहुत ही लचीला होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान जो है बहुत ही लचीला है। किसी भी चीज को परिवर्तित करना है तो आराम से कर सकते हैं, किसी भी नई चीज की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां पर सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, वहां पर संविधान को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान जो होता है बहुत ही लचीला है। नेक्स्ट देखिए। लिखित संविधान संघीय व एकात्मकता हो सकता है कि जो संविधान लिखित संविधान है वो एकात्मकता हो या फिर संघीय हो। लेकिन अगर हम अलिखित संविधान पे जाएं तो वह हमेशा एकात्मकता ही होता है, मतलब वहां पर हमेशा केंद्र की ही चलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखित संविधान के उदाहरण अगर हम देखें कि लिखित संविधान किस किस देश में है तो भारत, अमेरिका, कई ज्यादातर देश 80% देश जो ऐसे हैं जहां पर लिखित संविधान है। अधिकतम जो देश है वो जहां वहां पर लिखित संविधान ही चलता है। लेकिन अब हम चलते हैं अलिखित संविधान की ओर। तो अलिखित संविधान में कई ऐसे महत्वपूर्ण देश और ऐसे विकासशील विकसित देश हैं जहां पर अलिखित संविधान है, जैसे कि ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड के अलावा और भी कई देश हैं जहां पर अलिखित संविधान चलता है। अलिखित संविधान व्यवस्था से वह देश आज भी अच्छी तरह से चल रहा है। तो साथियों आज हमने भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान को दोहराया है। इसके अलावा संविधान के महत्वपूर्ण प्रकार जो है कल से अगले पीरियड में, अगली क्लास में हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता, एक एक विशेषता को गहराई से देंगे। क्योंकि आजकल जो एग्जाम है, एग्जामिनर है वो इस तरह से पूछना चाहता है कि आपको हर चीज गहराई से पता होनी चाहिए। अब वो समय नहीं रह गया है कि आप किसी भी चीज का एग्जाम दें, यहां तक कि जीडी पुलिस का भी एग्जाम दें तो आपको एग्जामिनर गहराई से पूछना चाहता है। तो आप गहराई से पढ़िए, क्योंकि आज का समय नहीं है, वो 2023 चल रहा है। 2023 में ये मान के चलते हैं एग्जामिनर कि आपको सब कुछ आना चाहिए। तो साथियों बने रहिए, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।